आज हम बात करेंगे तुगलक वंश की। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। इससे पहले आपने गुलाम वंश और खलजी वंश के बारे में पढ़ा। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया और इस वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जैसे शासक हुए। तो हम बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक की। तुगलकों की पहले हम बात करें तो तुगलकों के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है कि वो कहाँ के रहने वाले थे, लेकिन इसी के तहत ये माना जाता है कि जब वे भारत में आए तो बहुत गरीब थे और उन्होंने अपने परिश्रम और योग्यता से धीरे धीरे ये उन्नति करते गए। ये कहा जाता है कि बाद में उनके परिवार ने अलाउद्दीन खलजी के पास नौकरी कर ली और इन्हीं में ही था एक गाजी तुगलक। तो उसने भी ये कहा जाता है कि इसके समय में नौकरी कर ली और इसी के तहत ही 1320 ईस्वी में खुसरो खां ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खलजी की हत्या करके ये नसीरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर 1320 में बैठा। गुजरात का ये रहने वाला था। धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बना था और उसने अपने संबंधियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। लेकिन क्या हुआ कि तुर्क मालिकों ने और अमीरों ने उसका विरोध किया और गाजी मलिक के नेतृत्व में विद्रोह करके दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। खुसरो शाह ने उसका मुकाबला किया लेकिन अंत में युद्ध करता हुआ मारा गया और इस तरह से आगे चलकर जो है 8 सितंबर 1320 ईस्वी में गाजी तुगलक ने तुगलक वंश की सल्तनत की स्थापना की। तुगलक वंश में विशेष तौर पर ये महत्वपूर्ण शासक हुए। तो हम बात करेंगे आज केवल जो गयासुद्दीन तुगलक है उसके बारे में। तो गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर तो बैठ गया 1320 ईस्वी में, लेकिन इतना आसान नहीं था शासन करना। बहुत सी कठिनाइयाँ थी उसके सामने। एक तो मुबारक शाह और खुसरो शाह के समय में दिल्ली सल्तनत की जो सुल्तान की खासकर प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था, वो समाप्त हो चुका था। सुल्तान की विलासिता के कारण विशेष तौर पर शासन व्यवस्था जो थी वह चरमरा गई थी। दरबार जो था एक प्रकार से भोग विलास का अड्डा बना हुआ था। तो ये कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक को कई प्रकार की कठिनाइयों का खर्च करना पड़ा। राजकोष भी खाली था, साथ ही साथ बाहरी राज्य भी अब विरोध कर रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे। बाहरी आक्रमणों से भी राज्य को सुरक्षित रखना था, तो कई प्रकार की उसके सामने समस्याएं थी। तो हम लेंगे उसकी प्रशासनिक सफलताएं और उसकी गृह नीति के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी गृह नीति की। तो गृह नीति के अंतर्गत उसने पहला काम क्या किया, उसने अमीरों और दरबारियों को सबसे पहले प्रसन्न किया। सबसे पहले उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उसने उदारता का प्रदर्शन किया। साथ ही साथ उसने दूसरी तरफ कठोरता भी दिखाई। तुर्कों को प्रसन्न करने के लिए नीची जाति के अमीरों को पदमुक्त का आदेश दिया, जिन्हें खुसरो शाह ने उच्च पदों पर नियुक्त किया था। उसने ये कहा जाता है कि अपने बेटे जुना खां को उलू खां की उपाधि दी और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। खुसरो शाह ने जो धन शाही कोष से मालिकों और अमीरों में बांटा था उसे वापस लेने का प्रयास किया और उसने इन सभी कार्यों से सरदारों या मालिकों व अमीरों को प्रसन्न करके अपने साथ मिलाने का प्रयास किया। ही राज्य को ज़्यादा आय होती है। उसने किसानों से उपज का आधा भाग 1/2 भाग के स्थान पर कुल उपज का 1/10वां और 11वां भाग भूमि कर के रूप में निश्चित किया। उसने विशेष तौर पर कृषि के महत्व को समझा, उसको बढ़ावा दिया, भूमि की पैमाइश करवाई, बटाई पत्ती को निर्धारित किया, कृषकों से किसी भी प्रकार का अनुचित कर न लेने के लिए कहा गया। तीसरा काम किया उसने, राजकोष को भरा। खाली राजकोष जो था वो खाली हो चुका था, तो उसने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने सूफी साधुओं उलेमाओं में सारा जो कोष था खासकर खुसरो शाह ने बांट दिया था। तो उसने क्या किया कि मलिक जुना खां को ये पता लगाने का आदेश दिया गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने कि धन किन लोगों ने प्राप्त किया है। और इस तरह से बाद में क्या किया गया कि ये जो धन था इन अमीरों वजीरों से वापस लिया गया। ये कहा जाता है कि इस तरह से धन वापस लेने पर कुछ लोग जो थे वो उसके विरुद्ध भी हुए, लेकिन उसने राजकोष को भर दिया। अगला काम किया उसने, दंड विधान में भी उसने सुधार किया।
उसने दंड व्यवस्था को सुधारने के अंतर्गत जो न्याय था वो कुरान शरीफ और शरा के नियमों के अनुसार रखा उसने, और साथ ही साथ कट्टर सुन्नी मुसलमान था, अनुचित अत्याचार और कठोर दंड विधान को कुछ उदार और नरम कर दिया। उसने शारीरिक दंड केवल चोरी करने वालों और सरकारी धन का अपहरण करने वालों को ही देने का आदेश दिया। सेना में भी उसने सुधार किया। तो नेक्स्ट है सेना संबंधी सुधार। सेना में उसने सुधार किया। उसने क्या किया कि घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया दर्ज करने की प्रथा को बंद कर दिया। सैनिकों का निरीक्षण नियमित ढंग से नहीं होता था। इससे गियासुद्दीन ने इन सभी प्रथाओं को ये कहा जाता है कि विशेष तौर पर क्या था कि पहले के सुल्तानों ने इनको बंद किया था ये दाग और हुलिया प्रणाली को, लेकिन उसने क्या किया कि इनको फिर से शुरू किया, सैनिकों के वेतन में वृद्धि की। अगला इसी के साथ साथ उसने उसकी धार्मिक नीति की हम बात करें तो धार्मिक नीति के अंतर्गत भी ये उसकी बहुत महत्वपूर्ण नीति मानी जाती है। सुल्तान ने प्रजा की दशा को सुधारने के लिए अनेक कार्य किए, लेकिन धर्म के अंतर्गत उसको हम संकीर्ण ही मान सकते हैं। विशेष तौर पर उसने हिंदुओं के साथ कठोरता का व्यवहार किया। कला और साहित्य को संरक्षण उसने प्रदान किया। तो ये देख रहे हैं आप, ये है गियासुद्दीन तुगलक कला साहित्य का संरक्षक था वो। उसने तुगलकाबाद का एक नगर जो है बनाया, उसको राजधानी बनाया। उसके समय में अमीर खुसरो और दूसरा हसन निज़ामी जैसे जो विद्वान थे ये उसके समय में हुए। खुसरो को राज्य की ओर से 1000 टन के प्रतिमास वेतन मिलता था। हिंदी और उर्दू का वो बहुत बड़ा कवि और साथ ही साथ साहित्यकार जो खुसरो है उसको माना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसने जो एक प्रकार से कला और साहित्य को भी संरक्षण प्रदान किया। इसके अतिरिक्त उसने जो विदेश नीति है उसके ऊपर भी उसने ध्यान दिया। विदेश नीति के तहत उसने क्या किया कि जो वारंगल था दक्षिण भारत में, उसके ऊपर पहला आक्रमण किया 1321 को। अपने बेटे जूना खां को भेजा उसने, क्योंकि ये राज्य स्वतंत्र हो रहे थे। घेरा डाल दिया वारंगल का। शासक ने संधि करनी चाहिए, लेकिन जूना खां इससे सहमत नहीं था। राजा रुद्रदेव ने आक्रमणकारियों के यातायात का रास्ता बंद कर दिया। सेना में ये अफवाह फैल गई कि दिल्ली में सुल्तान की मृत्यु हो गई है। ऐसा जब समाचार जूना खां को मिला तो वो दिल्ली की ओर चला गया। दूसरा वारंगल पर दूसरा आक्रमण 1323 को गियासुद्दीन तुगलक ने फिर से पुत्र जूना खां के नेतृत्व में सेना 1323 में आक्रमण करने के लिए ये विशाल सेना जो थी वारंगल पर भेजी। 1323 ईस्वी को घेरा गया वारंगल को। राज परिवार को जूना खां ने बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया। तेलंगाना पर उसका अधिकार हो गया और इस तरह से वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा गया। फिर है जाजनगर पर आक्रमण। जाजनगर जो है ये है उड़ीसा में। जूना खान ने वारंगल से लौटते हुए जाजनगर पर आक्रमण किया। 50 हाथी, बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं उसने लूटी और वारंगल और जाजनगर की लूट की अपार धनराशि को लेकर जूना खां दिल्ली लौटा। फिर है बंगाल में विद्रोह। लेकिन इसी समय के दौरान बंगाल में भी विद्रोह हुआ। इस तरफ भी उसने ध्यान दिया। गियासुद्दीन, शहाबुद्दीन, नसीरुद्दीन, 3 भाइयों में सिंहासन के लिए बंगाल में युद्ध शुरू हुआ। 1319 में शहाबुद्दीन को गद्दी से उतार दिया गया और इसी के तहत उसने क्या किया कि दिल्ली के सुल्तान से सहायता मांगी। सुल्तान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और बंगाल की ओर चला। तिरहुत के पास नसीरुद्दीन भी अपनी सेना सहित सुल्तान की ओर से आ मिला। दोनों की संयुक्त सेनाओं ने सेना नायक जफ़र खां के नेतृत्व में उत्तरी बंगाल की राजधानी की ओर प्रस्थान किया। बंगाल के ये कहा जाता है आगे चलकर गियासुद्दीन को ही पकड़ लिया गया और नसीरुद्दीन दिल्ली के राज्य के अधीन बंगाल का शासक बनाया गया। इसके बाद है मंगोल आक्रमण। मंगोलों ने उसके समय 1324 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय जूना खां दक्षिण भारत गया हुआ था। मंगोलों ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उन्हें हारना पड़ा। उनके नेताओं को बंदी बनाया गया। कठोरता का व्यवहार उनके साथ किया गया। फिर है गियासुद्दीन की मृत्यु। 1325 में सुल्तान के बंगाल अभियान के सफल होने की वापसी के समय जूना खां ने उसके स्वागत के लिए शानदार प्रबंध किया। कहा जाता है कि उसने एक लकड़ी का बहुत बड़ा मंडप बनाया, सुल्तान की दावत का प्रबंध किया। सुल्तान मंडप के नीचे अपने छोटे
बेटे के साथ भोजन कर रहा था तो हाथियों का एक दल सुल्तान का सम्मान करने के लिए मंडप के समीप पहुंचा। टुकड़ी के गुजरते समय मंडप को धक्का लगने के कारण वो गिर गया। सुल्तान और उसका छोटा बेटा मंडप के नीचे दबकर मर गए और इस तरह से सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम अगले